Hello guys, this is Akshat Bali. Welcome back to my YouTube channel Classify. कैसे हो सब? बहुत बढ़िया। हम लोग रैपिड रिवीजन की सीरीज कर रहे हैं। आज का टॉपिक उसमें हम लोग क्या लेने वाले हैं? ग्रेविटेशन के बारे में बहुत ही जल्दी से आप लोगों को सब कुछ बता देता हूं। इससे पहले हमने क्या क्या वीडियोस बना लिए हैं। हम लोगों ने मॉडर्न फिजिक्स के एटम्स के बारे में, बोर मॉडल के बारे में, डुअल नेचर, इन सब के वीडियोस बनाए हैं। अगर आपने उनको रैपिड रिवीजन सीरीज में नहीं देखा है तो जाइए, प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियोस मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं रैपिड रिवीजन सीरीज ऑफ ग्रेविटेशन। सबसे पहले ग्रेविटेशन के टॉपिक में क्या आता है सोचो। ग्रेविटेशन का सबसे पहले जो लॉ दिया गया था उसमें क्या बोला गया था ग्रेविटेशन लॉ में कि दो बॉडीज होंगी हमारे पास, उनके अगर एक का मास m1 एक का मास m2 है तो उनके बीच में, और सेपरेशन r है तो उनके बीच में एक फोर्स लगता है जिसकी वैल्यू क्या दी जाती है? सिंपल, हम लोग बेसिक से चलते चल रहे हैं जल्दी। g m1 m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। इतना हमको कंसेप्ट पता था। हाँ, तो कंसेप्ट पहला फॉर्मूला सबसे बेसिक ये तो आता ही है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो हम लोग लिखने जा रहे हैं, कम स्टार्ट करते हैं। दूसरा, वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी g ऑन अर्थ पे ग्रेविटी का वेरिएशन कैसे होता है, क्या क्या होता है, मतलब अर्थ के ऊपर कितनी होती है, अर्थ के अंदर चले जाओ तब कितनी होती है, अर्थ के बाहर चले जाओ तब कितनी होती है। तो सबसे पहले हम लोग ये लेते हैं, यहाँ पे एक सरफेस बनाते हैं। मान लो ये अर्थ है हमारी, इसकी रेडियस r है, तो इसकी सरफेस पे कितनी होती है लिखते जा रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है? एट सरफेस। नंबर 1 पॉइंट हमारा है एट सरफेस देखो कितनी होगी वैल्यू। रैपिड डिवीजन है हमारा, बहुत ध्यान से सुनना। एट सरफेस कितनी होती है? जी की वैल्यू जी एम बाई आर स्क्वायर। जी एम क्या है यहाँ पे? मास ऑफ अर्थ। आर क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ। ये वैल्यू होती है एट द सरफेस, जो कि हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। अप्रोक्सीमेटली 9.8 मीटर पर सेकंड आती है। मीटर पर सेकंड स्क्वायर, याद रखना, स्क्वायर होती है यूनिट। मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन एक तरीके का होता है। दूसरा, हम लोग एट सरफेस निकाल लिया। अब सेकंड हम लोग सोच सकते हैं कि h हाइट के ऊपर चले गए, वहां पे अब अर्थ के ऊपर भी तो जा सकते हो। हाँ बिल्कुल जा सकते हो। तो वहां पे एट हाइट h, वहां पे अगर हम लोग को ग्रेविटी निकालनी है तो कैसे निकलती है, जरा फॉर्मूला ध्यान देना। यहाँ पे सबसे पहली कंडीशन दिमाग में रखनी है कि h इज वेरी वेरी लेस देन r अप्रोक्सीमेटली 6400 किलोमीटर होती है, 6400 किलोमीटर के आसपास होती है, 6400 किलोमीटर। तो h की वैल्यू ऐसे नहीं हो कि तुम 3000 किलोमीटर के हाइट पे जाके, तब ये फॉर्मूला नहीं लगेगा जो भी मैं लिखने। ये अप्रोक्सीमेशन है, मतलब 10 किलोमीटर हाइट, 15 किलोमीटर हाइट, 50 किलोमीटर तक की हाइट, जो कि 6400 किलोमीटर के कंपेयर में छोटा वैल्यू होनी चाहिए। मतलब h इज वेरी वेरी लेस देन r। तो फॉर्मूला क्या आ जाता है? जो जी डैश निकाल लो इस पॉइंट पे, जी डैश होगी हमारी कितनी होगी? कैपिटल जी, मतलब एट द सरफेस वाली 1 माइनस 2h बाई आर। 1 माइनस 2h बाई आर। ये कंसेप्ट आपको आई होप बिल्कुल समझ आ गया हो। ये फॉर्मूला बिल्कुल दिमाग में रख लेना, बस कंडीशन ये लगेगी उस टाइम पे। तीसरा जल्दी से पहुंचते हैं कि व्हेन अंदर चले जाओ, सरफेस के अंदर चले जाओ, इनसाइड, ठीक है, इनसाइड चले जाते हो अर्थ के। इनसाइड कहां पे जाते हो? एट अ डिस्टेंस डी। याद रखना ये कैसे मैं ले रहा हूं। एट अ डिस्टेंस डी, अर्थ के अंदर चले जाते हो। एक सुरंग खोद के डिग करके अंदर आप अर्थ के चले जाते हो एट अ डी। ये सरफेस से नहीं, सरफेस से डी डिस्टेंस है, ना कि सेंटर से। ये याद रखना, ये एच भी सरफेस से है ना कि सेंटर से। ये दिमाग में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी, तो याद रखना। तो इसके लिए फॉर्मूला सेम आता है। यहाँ पे भी अगर जी डैश उसकी बात बोलता हूं तो जी डैश वैल्यू एट अ डिस्टेंस ऑफ डी इनसाइड अर्थ होती है हमारी कैपिटल जी, जो सरफेस हो 1 माइनस डी बाई आर। आर रेडियस होता है, डी कितना अंदर आप गए हो। तो ये तीनों फॉर्मूले आई होप बिल्कुल आपको क्लियर हो गए होंगे। इतना क्लियर हो गया, अब आगे और बढ़ते हैं बहुत ही जल्दी। इसमें एक और चीज देखो कि वेरिएशन ऑफ जी ऑन अर्थ में एक पॉइंट और होता है, ये रोटेशन की वजह से भी ये वेरिएशन क्या होता है उसको भी एक बार समझ लो दिमाग में। चौथा पॉइंट, वेरिएशन की वजह से, अर्थ पे रोटेशन की वजह से क्या ना कंसेप्ट आते हैं, उनको भी तुम बता देता हूं आपको। मान लो आप इक्वेटर पे हो, इक्वेटर से किसी फाई एंगल के ऊपर आप है ना यहाँ पे पहुंचे, इस पॉइंट पे आपको ग्रेविटी जी निकाली ड्यू टू रोटेशन। ऐसे बॉडी अर्थ रोटेट कर रही है हमारी, तो यहाँ पे इसकी वजह से ग्रेविटी कितनी होती है, जरा उस फॉर्मूले को भी चेक करो कितनी आती है। तो वैल्यू कितनी होती है हमारी, जरा इस रोटेशन की वजह से ध्यान देना। जी डैश किसी भी पॉइंट पे निकाल लो इज इक्वल टू जी, जो कि सरफेस पे है, माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई। कॉस स्क्वायर फाई हमारा क्या है? फाई एंगल हमको बताया है कि इक्वेटर से कहीं पे भी आप चले जाते हो वो एंगल होगा। तो इसमें जरा नोटिस करो बहुत ध्यान से, इक्वेटर पे कितनी फील्ड होगी? यहाँ पे कॉस ऑफ फाई। फाई 0 डिग्री होगा एट इक्वेटर। हाँ बिल्कुल, अगर इस पॉइंट पे है तो इक्वेटर पे एंगल 0 होगा। 0 होगा तो देखोगे तो जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, मतलब इक्वेटर पे फील्ड जो ग्रेविटी होती है वो सबसे कम होती है। ग्रेविटी सबसे कम होती है इक्वेटर पे। वहीं अगर आप पोल्स पे चले जाते हो तो देखना फाई 90 डिग्री हो जाएगा, कॉस ऑफ फाई 0 हो जाएगा, तो मतलब ये पूरी वैल्यू 0। तो जी डैश इक्वल टू जी क्या, जो सरफेस वाली थी, इतनी हो जाएगी। तो मतलब क्या हुआ कि पोल्स पे ग्रेविटी मैक्सिमम होती है और आपकी इक्वेटर्स पे ना
ग्रेविटी सबसे कम होती है। इतना समझ आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अब इसमें, ठीक है। तो नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हुए थर्ड पॉइंट हमारा क्या लेने वाले हैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालने की कोशिश करते हैं। ग्रेविटेशनल और सबसे इंपॉर्टेंट किसके लिए निकालना है हमको, सॉलिड स्फीयर के लिए निकालते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालते हैं सॉलिड स्फीयर हमारा कैसा होगा, ये सॉलिड स्फीयर है तो इसके रेडियस मान लो कैपिटल आर रेडियस है, तो इसके लिए इनसाइड हो सकता है आउटसाइड हो सकता है, दोनों जगह पे देखते हैं। पहले आउटसाइड देखते हैं। एट अ डिस्टेंस ऑफ आर यहाँ पे कितना होगा, ध्यान रखना सेंटर से ली गई है डिस्टेंस आर, ठीक है। एट अ डिस्टेंस आर क्या होगा, आउटसाइड है पॉइंट, हाँ बिल्कुल है। इससे यहाँ पे आप फील्ड निकालते हो, मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालते हो, उसकी वैल्यू हो जाती है -gm बाई स्मॉल आर इंटू कैपिटल एम। या आप इसको हटा सकते हैं, सिंपली आप ये लिख सकते हो क्योंकि आप पोटेंशियल निकालो, पोटेंशियल एनर्जी तो निकाल नहीं रहे जिस बॉडी पे कैलकुलेट करने वाले, तो सिंपली आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का कंसेप्ट देखोगे तो आउटसाइड के लिए -gm/r होता है, r कितनी दूर पे हो, ठीक है। अब इनसाइड भी चले जाओ, इनसाइड का भी तो कंसेप्ट बता दो भैया। हाँ बिल्कुल, इनसाइड में कहाँ पे होता है, कितनी वैल्यू होती है जरा चेक करो। मान लो कि आप r डिस्टेंस अंदर हो, मतलब सेंटर से आप r1 डिस्टेंस पे हो, तो वहां पे कितनी फील्ड होगी, मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना होने वाला है, v इक्वल टू, फॉर्मूला थोड़ा बड़ा आता है ध्यान देने का, -2r³ 3r² माइनस स्मॉल r², यही फॉर्मूला होता है। बिल्कुल क्या होता है, ये एट पोटेंशियल होता है, डिराइव्ड है ना, बिल्कुल पहले लिखते हैं क्योंकि रैपिड रिवीजन सीरीज है, फास्ट तरीके से बता रहे हैं कंसेप्ट्स को, कहां से आए हैं वो नहीं बता सकते क्योंकि रैपिड रिवीजन करा रहे हैं। तो -gm/2r³ 3r² माइनस स्मॉल r², मैं भी एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेता हूं, हो सकता है गलत फॉर्मूला लिख दिया हो, मैंने एक बार चेक कर लेता हूं। -gm/2r³ 3r² माइनस स्मॉल r², हाँ बिल्कुल सही फॉर्मूला है। आर क्या है यहाँ पे, r1 आप बोल सकते हो क्योंकि r1 डिस्टेंस पे हो एट द सेंटर। ये कंसेप्ट आपको आई होप बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इसमें अब क्या आता है जरा सोचो। अब इसमें हमारा आता है नेक्स्ट कंसेप्ट, ये सॉलिड स्फीयर के लिए था, बाय द वे मैं बता सकता हूँ सॉलिड स्फीयर क्या मतलब, आप अर्थ के लिए लगा सकते हो, हाँ बिल्कुल अर्थ के लिए कंसेप्ट लगा सकते हो क्योंकि अर्थ भी हमारी सॉलिड होती है। हाँ ये समझ आ गया। नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा क्या, स्केप स्पीड का कंसेप्ट। स्केप स्पीड का क्या कंसेप्ट है, जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। स्केप स्पीड का सिंपल कंसेप्ट है कि आप एक प्लेनेट से किसी एक बॉडी को फेंक रहे हो, इतनी दूर फेंक दो कि वो इनफाइनाइट पे चली जाए, तो उसकी वेलोसिटी क्या हो, उसकी स्पीड क्या हो, तो उसको बोलते हैं स्केप स्पीड, ठीक है। तो किसी प्लेनेट के लिए निकालनी तो सिंपली हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे वेलोसिटी इक्वल टू √2gm/r। ये कंसेप्ट आपका, ये फॉर्मूला बन के आता है, ये फॉर्मूला निकले आता है। इसमें आप जरा चेक करो, जिस बॉडी को फेंक रहे हो, चाहे मार्कर फेंको, चाहे एक इंसान फेंक दो या बड़ी कार फेंक दो, कोई भी फेंक दो, सबके लिए जो हमारी स्केप स्पीड होगी वो सबकी वैल्यू सेम आएगी। क्यों, क्योंकि वो उसके मास पे डिपेंड नहीं करती है, मास ऑफ द प्लैनेट पे डिपेंड करती है, रेडियस ऑफ द अर्थ पे डिपेंड करती है। अगर मैं अर्थ की बात करूं सिंपली, तो या आप ये बोल सकते हो मास ऑफ अर्थ हम लोग बेसिकली ले सकते हैं, अगर हम लोग अर्थ से फेंक रहे हैं, इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 11.2 मीटर पर सेकंड होती है। तो इस चीज को आपको आई होप बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब ये जरा सोचो, अब इसका पॉइंट पकड़ो। अब होता है ऑर्बिटल स्पीड का कंसेप्ट होता है। ऑर्बिटल स्पीड का कंसेप्ट देखो क्या होता है, ऑर्बिटल में, ऑर्बिटल के अंदर के सारे कंसेप्ट आपको समझाता हूं। इसमें क्या कंसेप्ट है जरा सोचो कि एक प्लेनेट है, आर रेडियस का है, उसके ना किसी ऑर्बिट में कोई चीज रिवॉल्व कर रही है, तो उसकी स्पीड क्या होगी, उसकी एनर्जी क्या होगी, इन सारे कंसेप्ट्स को हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, आपको बताता हूं। तो इसमें आप देखो कि आर रेडियस पे दूर हो, आर रेडियस दूर पे आपका है ना, कहीं पे एक मोशन ऑफ सैटेलाइट है, कोई सैटेलाइट घूम रही है किसी एक प्लैनेट के अराउंड, जनरली हम लोग अर्थ की बात कर सकते हैं, प्लैनेट के अराउंड ऐसे घूम रही है, तो उसके बारे में कुछ कुछ फॉर्मूलेस हम लोग देखते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला देखो कि इसकी स्पीड कितनी होगी। इसकी स्पीड जाती है सिंपली v इक्वल टू √gm/r, √gm/r, जी एम ई बोल सकते हैं अगर अर्थ की बात कर। आर उसकी रेडियस है, कितनी दूर पे है, आर उसकी रेडियस है। आर ये कौन सी है, ये आर स्मॉल आर है। स्मॉल आर का मतलब क्या, ये वाली डिस्टेंस। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, अगर हाइट के टर्म में होती इतनी h हाइट होती तो r प्लस एच इसको लिख सकते हो रफली r प्लस एच। ये भी कंसेप्ट आपको यूज कर सकते हो, लेकिन मैं पूरी को r बोल दिया तो सिर्फ आप इसको सिंपली स्मॉल r के टर्म में आप रिप्रेजेंट करोगे। आई होप आपको ये चीज बिल्कुल समझ आई होगी, ठीक है। अब इस एक चीज मैं देखो ध्यान आ गया एकदम, यहाँ पे मीटर नहीं, यहाँ पे किलोमीटर होगा, तो इस चीज को आप मेरा सा इग्नोर कर सकते हैं थोड़ा सा। किलोमीटर पर सेकंड होगी, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड स्पीड, समझ गए। अब इसमें सेकंड पॉइंट देखते हैं जल्दी से। अब मोशन ऑफ सैटेलाइट है, ये सैटेलाइट रिवॉल्व करे तो उसका कुछ टाइम पीरियड होगा। टाइम पीरियड क्या होता है, बेसिकली क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम निकाल दो। तो ये जब एक सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रही होगी तो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर कर रही होगी, इसका सर्कमफरेंस कितना होता है, 2πr स्मॉल r, ये हमारा सर्कमफरेंस होता है। अपॉन वेलोसिटी कितनी होगी, इसकी स्पीड ये होती है v0। तो सिंपली आप यहां से इस कंसेप्ट से बिल्कुल लगा सकते हो, फॉर्मूला रखने की जरूरत नहीं है, इस कंसेप्ट को इसमें सीधे अप्लाई कर दो कि हाँ बिल्कुल समझ आ जाएगा। वैसे फॉर्मूला लिख भी सकते हो, 2π
ये फॉर्मूला इसके इक्वल हो जाता है 2 पाई अंडर रूट ऑफ r³ अपॉन gm। ये सिंपली इसके फॉर्मूले के बराबर हो गया। आई होप आपको ये बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। थर्ड कंसेप्ट इसमें ऑर्बिटल मोशन ऑफ सैटेलाइट में देखते हैं कि एनर्जी कितनी होने वाली है। एनर्जी, टोटल एनर्जी कितनी होती है। एक ऑर्बिट जब रिवॉल्व कर रही है किसी ना प्लेनेट के अराउंड, ऐसे ऐसे रिवॉल्व कर रही है, मोशन सैटेलाइट का हो रहा है, तो उसकी टोटल एनर्जी होती है माइनस का gm मास ऑफ द प्लेनेट इंटू मास ऑफ द सैटेलाइट जो भी ले रहे हो अपॉन 2r। r क्या होती है, डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस पे, 2r। ये आपका कंसेप्ट होता है टोटल एनर्जी का कंसेप्ट। बिल्कुल आई होप आपको समझ आ गया होगा। माइनस gme m इंटू स्मॉल m डिवाइडेड बाई 2r। ये कंसेप्ट आपको समझ आ गया। नेक्स्ट, इसी में काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, ये जितनी टोटल एनर्जी होता है उसका मैग्नीट्यूड ले लो, क्योंकि यहाँ पे टोटल एनर्जी क्या है, निगेटिव वैल्यू होती है। निगेटिव वैल्यू क्यों होती है, क्योंकि ऑर्बिटल को उसमें बाइंड करके रखने के लिए। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बस इसका मैग्नीट्यूड पॉजिटिव वैल्यू ले लो, ठीक है। यहाँ पे एक आ जाता है पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है। पोटेंशियल एनर्जी हमारी होती है सिंपली टोटल एनर्जी का 2 टाइम्स। यहाँ पे मैग्नीट्यूड नहीं लेते, सिंपल वैल्यू लेंगे। टोटल एनर्जी का 2 टाइम्स मतलब माइनस का gm इंटू स्मॉल m डिवाइडेड बाई r। ये आपके तीनों कंसेप्ट हो गए। मतलब ये ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है और ये टाइम पीरियड क्या होता है, ये एनर्जीज क्या होती है, ये पूरे कंसेप्ट आई होप बिल्कुल समझ आ गए होंगे। लास्ट पॉइंट इसमें और जल्दी से हम लोग देख लेते हैं इसको आगे बढ़ते हुए कि क्या है वो। केपलर्स लॉ के बारे में थोड़ा सा सीख लेते हैं। केपलर्स लॉ क्या क्या होते हैं हम लोग समझने की कोशिश करते हैं बहुत ही जल्दी। रैपिड रिवीजन तरीका चल रहा है हमारा बहुत ही अच्छे से। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट क्या है हमारा, केपलर्स लॉ। केपलर्स लॉ, केपलर भैया ने हमारे क्या बोला था, केपलर चाचा ने हमारे कहा था, पहला इन्होंने लॉ दिया था अपना कि इलेप्टिकल ऑर्बिट में घूमते, जो भी प्लैनेट्स घूमते हैं सन के अराउंड या किसी भी चीज के अराउंड, तो इलेप्टिकल ऑर्बिट में घूमते, जिसके एक फोकस पे, जिसके 2 फोकस होते हैं, जिसके एक फोकस पे सन होता है, दूसरे फोकस है पे कुछ नहीं होता है। सिंपली होता है यहाँ पे ये ऑर्बिट इसमें घूम रहा है, ये ऑर्बिट इलेप्टिकल होती है, तो इलेप्टिकल पाथ फॉलो करते हैं। सिंपल पहला पॉइंट बताया। दूसरा पॉइंट क्या बताया, इसको जरा ध्यान से समझना, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। इसमें क्या बताया कि L/2m जो वैल्यू होती है वो कांस्टेंट होती है, मतलब इसका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होता है। यहाँ पे इसकी मीनिंग समझो, इसका फील पकड़ो, फील क्या होता है, इसका फील समझने की कोशिश करना। तो इसकी फील क्या होती है समझने की कोशिश करना। जब ये प्लैनेट यहाँ पे होगा तो ये जो एक टाइम इंटरवल में जो एरिया स्वेप्ट करता है वो जब यहां पे होगा तो इतने में जो एरिया स्वेप्ट करेगा ये दोनों एरियाज बराबर होने वाले हैं। इसका फीलिंग समझो, हिंदी भाषा में बहुत ही प्यारे तरीके से समझा देता हूं कि इसकी फील क्या है। इतने में जब यहां से आप दूर होगे तो ये एरिया जनरली ज्यादा होगा, तो आपको इसको जनरली ज्यादा एरिया नहीं ज्यादा होगा, ये डिस्टेंस ज्यादा होगी। जब ये डिस्टेंस ज्यादा होगी तो यहाँ पे प्लैनेट को थोड़ा धीरे धीरे चलना पड़ेगा। ऐसा क्यों बोल रहा हूं, जिससे ये एरिया इस एरिया के बराबर हो। लेकिन जब यहाँ पे आ जाएगा तो डिस्टेंसेस कम हो गए, तो इसको ज्यादा कवर करना चाहिए जिससे ये दोनों एरिया बराबर हो जाए। तो इससे क्या लास्ट में पॉइंट निकल के आता है कि यहाँ जब इलेप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है प्लैनेट कोई भी सन के अराउंड, तो जब वो उसके पास होता है तब उसकी स्पीड बढ़ जाती है, जब दूर चला जाता है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है। इस कंसेप्ट से आप ये सीख सकते हो। लास्ट पॉइंट क्या बताया था केपलर भैया ने हमारे, ये बताया था कि जो टाइम पीरियड होता है इस मोशन में, तो उसका स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³। आर क्या होता है यहाँ पे, आर होती है सेमी मेजर एक्सिस की डिस्टेंस। सेमी मेजर एक्सिस की डिस्टेंस होती है। आई होप सारे कंसेप्ट आपको ये समझ आ गए, सिंपली फॉर्मूले आपको समझ आ गए। टाइम पीरियड का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³, ये तीनों लॉ इन्होंने दिए थे। आई होप केपलर के लॉ भी आपको समझ आ गए। तो जल्दी से हम लोगों ने पूरे ग्रेविटेशन को रिवाइज कर लिया, जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले या कंसेप्ट थे जैसे मैं बता सकता था। तो अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।